तो आज हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारा चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें हमने पढ़ा है अभी तक जितने भी चैप्टर हमने किए हैं उसमें अभी तक हमने डायरेक्ट करंट को पढ़ा है, किस तरह की करंट होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट किस तरह की होती है, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। कि जैसे हमारा मान के चलिए कोई सर्किट है, ये हमारे पास कोई सेल है, बैटरी है ना। यहाँ पे आपने क्या किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और इस वायर को यहां से कनेक्ट किया और यहां से कनेक्ट करने के बाद इसको, तो पॉजिटिव से निकल के आती है, हमेशा ऐसी रहेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इसकी वैल्यू को कम ज्यादा करो, लेकिन डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहेगी, ये गारंटी रखो। अगर डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहती है, डायरेक्ट करंट भी दो तरह की होती है, एक कांस्टेंट करंट और एक ऑल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट। मीन्स ये, या वेरिएबल डीसी इसको बोलते हैं, कांस्टेंट डायरेक्ट करंट और दूसरा वेरिएबल डायरेक्ट करंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि जिसमें हमेशा एम्पियर फिक्स रहता है। सर्किट में हम एक एमीटर और लगा देते हैं और इसका डिफ्लेक्शन हमेशा यहीं पे बना रहता है, तो ये कांस्टेंट डायरेक्ट करंट हो गई। दूसरा, अगर ये फ्लक्चुएट करता, कभी ऐसे, ये ऐसे, कभी इंक्रीज होगा, कभी फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ये वाली जो करंट होगी ये वेरिएबल डायरेक्ट करंट होगी। तब हमें ग्राफ ऐसे मिलती है। क्या होगा जरा सोचो, हम टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को लेते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग करंट को लेते हैं। कौन सी करंट? डायरेक्ट करंट। यहां भी करंट है और वाई एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम है। यहां पर हमारा करंट हमेशा सपोज 10 एम्पियर रहता है जो इस सर्किट में दिखाया हुआ, और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 एम्पियर पर हमेशा बना रहता है। मैक्स 1 घंटे तक देखा हमने, तो हमने 1 घंटे का मतलब क्या किया, 5-5 मिनट के गैप पर हमने देखा, तो हमारे 5 मिनट के बाद फिर यहीं पे मिलता है 10, फिर 5 के बाद फिर यहीं पे, और देखते सभी लाइन पॉइंट को ज्वाइन कराते हैं एक लाइन से, तो देखते हैं हमारा ग्राफ हमें लाइन कैसी मिलती है कि स्ट्रेट लाइन में। तो कैसा करंट है? डायरेक्ट, ये फिक्स हो गया क्योंकि एक ही साइड है। दूसरी बार फिर से देखा, इस बार हमने क्या किया, देखते हैं कि बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, बैटरी कभी करंट ज्यादा देती है, कभी कम देती है, लेकिन डायरेक्शन फिक्स है। हाँ, ये बात अभी भी फिक्स है, कभी आगे जाती है, फिर नीचे एकदम, फिर आगे, फिर मीन्स इस तरह से फ्लक्चुएशन होता है। अगर फ्लक्चुएशन है तो ग्राफ कैसा मिलेगा? मैक्सिमम 0 से चलना शुरू हुआ, मैक्सिमम, फिर 0, कुछ टाइम के लिए करंट ही नहीं आया, सर्किट में कोई करंट नहीं था, फिर से लेकिन आया, फिर शुरुआत हुई 0 से, फिर मैक्सिमम हो गए, फिर ऐसे। तो इस तरह से हमें ग्राफ मिलती है। ये भी डायरेक्ट करंट है, लेकिन कैसा बोला जाएगा? वेरिएबल डायरेक्ट करंट। अब बात करते हैं हम दूसरी तरह की करंट की, जो हमें इस चैप्टर में करना है। जनरेटर भी आपके दो तरह के होते हैं, एसी और डीसी। हमारे घर में जो हमें करंट मिलती है ये एसी होती है। इसमें करंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, मैक्सिमम होती है, 0 होती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होता क्या है वो समझना है जरा। अगर सर्किट के अंदर कोई भी अप्लायंस है और वहां पर इस तरह से सिंबल बना हुआ है, सेल, एक सेल है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, तो इसका मतलब कैसा है कि यहां पर करंट की डायरेक्शन हमेशा इस वे में रहेगी। और कैसी करंट होगी? डायरेक्ट। अगर हम क्या करते हैं, यहां पर एक रियोस्टेट लगा देते हैं, और रियोस्टेट क्या करता है? करंट को कम ज्यादा करता है ना। अब कैसी होगी? करंट की डायरेक्शन तो यहां भी फिक्स है, लेकिन वेरिएबल हो गए। लेकिन अगर सर्किट के अंदर इस तरह का एक सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है कि ये एसी करंट का सिंबल है। एसी करंट में क्या होता है? एसी करंट में, इस सर्किट में देखो, यहां पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहती है, हमेशा हमेशा करंट क्लॉकवाइज रहेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। बल्कि इसमें क्या होता है, कुछ टाइम के लिए देखो, करंट बनता किससे? करंट किससे बनता है?
जनरेटर से। और जनरेटर में बताया था कि 4 पार्ट होते हैं, आर्मेचर, फील्ड मैग्नेट, ब्रशेज और स्प्लिट रिंग या स्लाइडिंग स्लिप रिंग भी बोलते हैं। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट भी हम 2 तरह से बना सकते हैं, स्लिप रिंग लगा के और स्प्लिट लगा के। स्लिप रिंग कैसी होंगी? उसमें करंट हमेशा बार बार वाइब्रेट करता है, लेकिन हम जब स्प्लिट लगाते हैं तो उस एसी करंट को ही हम डीसी बना लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? उसमें डायरेक्शन उसकी फिक्स हो जाती है, वो बताया था उस दिन। यहां देखो अब जरा, यहां पर करंट की जैसे वो 1 राउंड लेगा, भाई जनरेटर जब घूमेगी 1 राउंड पूरी करेगी, जनरेटर का मतलब उसकी जो व्हील होती है, उसकी व्हील, तुमने देखा होगा जनरेटर जब घूमती है तो घुमाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इंजन की। तो इंजन की जो राउंड लेती है वो रिंग, अगर वन राउंड में क्या करती है, वो पूरा एक ऑसिलेशन हो जाएगा उसका, तो करंट मिलता है। कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ? 1 सेकंड में कितनी होती है, कितनी बार राउंड लेता है जो हम यूज करते हैं? बताओ बच्चों। हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज का करंट हम यूज करते हैं। इससे कम ज्यादा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये फिक्स है, इसमें भी कम ज्यादा वेरिएशन हो सकता है। उसका रीजन ये है कि जरूरी तो नहीं जब आप इंजन को चलाते हो तो आपने उसके राउंड पक्का किया कि 50 लेगा, कुछ कम भी हो सकता है, कुछ ज्यादा भी, लेकिन कोशिश रहती है हमारी कि हम कितने का बनाएं? 50 का। इसमें प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 44 तक भी चली जाती है कई बार वैल्यू। लेकिन हम अपने बुक्स में जब इसको करेंगे तो 50 हर्ट्ज को लेके करेंगे, ठीक है? कहते हो ना 220, लेकिन रियल में उस एसी की मैक्सिमम वैल्यू 220 नहीं होती, 311 होती है, 311 वोल्ट होती है। वो कैसे आती है, वो सब बातें अभी हम आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में करेंगे। इस तरह से 311 होता है, 220 है, बोलते हैं 220, लेकिन रियल में 220 उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, एक तरह से ये समझो फिलहाल अभी एवरेज वैल्यू। क्योंकि जनरेटर भी देखो, जब ये मैक्सिमम, मैंने बताया था कई सारी फिगर बनाई थी, जब करंट की ईएमएफ इंड्यूस करंट के लिए हमने डायग्राम बनाया था, तो फॉर्मूला क्या था उसका, बच्चों याद आ रहा होगा? तो पहले तो ये क्लियर हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं? द करंट हुज वैल्यू चेंजेस विद डायरेक्शन, है ना? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहती है ना? whose direction does not change, sorry, whose direction does not remain the fix, जिसकी फिक्स नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और उसमें होता क्या है, जब वो जनरेटर घूमती है तो 1 राउंड ऐसे, फिर ऐसे, सॉरी, अगर हमने उसमें स्लिप रिंग लगाई है तो 1 राउंड में ही, हाँ, जैसे मान के चले उसकी आर्मेचर है, अभी यहां से चलना शुरू किया इसने, और यहां से ये इस पोजीशन में आती है, तो करंट एक बार मैक्सिमम हो जाएगी, फिर अपोजिट चलेगी तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम से फिर 0 होती है। और किस तरह से बनती है ये बात जरा समझो। जब ये 1 राउंड लिया है 180 तक, तो करंट ऐसे मैक्सिमम भी हुई और 0 भी हो गई। फिर 180 से 360 तक लिया, इस बार करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी, मैक्सिमम भी होगी और मिनिमम हो जाएगी। मैक्सिमम मिनिमम से मतलब क्या? सपोज मैक्सिमम करंट होता है 10 एम्पियर, 0 से 10 एम्पियर, तो 0 से 10 एम्पियर का मतलब क्या है कि आधे राउंड में करंट हमारा ऐसे चलना शुरू होगा। किससे चलना शुरू हुआ? 0 एम्पियर से। मैक्सिमम होते होते कितना हो रहा है? अभी चल रहा है, मैक्सिमम कितना हो गया? 10 एम्पियर। और फिर 10 के बाद फिर से क्या हुआ? 9, 8, 7 और फिर 0 हो गया। कितने में? देखो ये कितने में, जितना उसको 1 सेकंड 1 ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम लगता है। उसके बाद 180 तक वो घूमी है, अब 180 के बाद फिर से 180 घूमेगी, 360 पूरा करना है, क्योंकि पूरा राउंड भाई आर्मेचर थी, इस तरह से बताया था, इस तरह से हमारी आर्मेचर, और इस आर्मेचर ये घूमती है, और घूमने के बाद देखा होगा ना उसकी व्हील घूमती है,
तो व्हील का आधा चक्कर तक तो करंट की डायरेक्शन एक होती है और फिर आधे चक्कर में करंट की डायरेक्शन दूसरी रहती है। तो एक में तो ये हो गया, फिर दूसरे के लिए करंट ऐसे होगा मैक्सिमम। इसमें भी पहले क्या हुआ 1/4 राउंड तक, इसमें भी 1/4 की बात है। देखो 1/4 पूरा अगर ग्राफ ड्रॉ करें, ये 1/4 टाइम, फिर 1/4 टाइम, फिर 1/4, फिर 1/4। तो 1/4 टाइम में तो जीरो से कितना हुआ करंट की वैल्यू मैक्सिमम, फिर नेक्स्ट 1/4 में फिर से जीरो, फिर नेक्स्ट 1/4 में फिर से मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे कि 1/4 में तो ऐसे करंट फ्लो हुआ है पूरे आधा, देखो 1/2 टाइम में करंट की डायरेक्शन एक रहती है, ऐसे है। इसी टाइम में मैक्सिमम भी हुई है एक बार और फिर जीरो भी हुई है। फिर नेक्स्ट हाफ के अंदर करंट ऐसे फ्लो रहता है, लेकिन उसमें मैक्सिमम भी हुई है और मिनिमम भी हुई है। इस तरह से तो करंट की वैल्यू बार बार चेंज होती है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है, तब उस करंट को कैसी करंट बोला जाता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। द करंट हुज वैल्यू चेंजेस according to the direction and also changes the direction, है ना। and this process is repeatedly again and again, then this current is called alternating current। हाँ, ऑल्टरनेटिंग को हम उसकी डायरेक्शन को फिक्स कर लेते हैं, वो आप चैप्टर नंबर 14 में पढ़ोगे डायोड को यूज करके। एक इस डायोड का प्रोसीजर क्या होता है वो जरा समझना। अभी हैंडपंप कितने बच्चों ने देखा है, सबने देखा होगा मैं समझता हूं। हैंडपंप क्या होती है, हमारे पास एक इस तरह से और यहां पर एक छोटी पाइप लगी रहती है और इसमें अंदर रोड जाती है और नीचे वॉल्व होती है ना, यहाँ पे वॉल्व होती है इस तरह से, और ऊपर एक अलग से हैंडल लगी होती है, ये यहाँ पे अटैच होती है। इसको बार बार ऊपर उठाते हैं, ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे जाता है और जब दबाते हैं तो ये ऊपर आता है इस तरह से, और ये इसके अंदर फिट होके चलता है। यहाँ पे यहाँ गैप नहीं होता बच्चों, और पानी लगातार यहाँ आता है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये मैंने वॉल्व जो लगाया ये इस सिंपल वे में है, इस तरह से। जब इसको नीचे दबाएंगे तो पानी नीचे जाएगा, जब ऊपर उठाएंगे, मान के चलो यहाँ तक पानी फिल है, वाटर फिल है, जब इसको नीचे दबाएंगे, भाई हम क्या करते हैं, इसको इस हैंडल को ऊपर उठाते हैं तो पानी नीचे जाएगा, जब नीचे दबाएंगे तो पानी ऊपर आएगा, इस लेवल तक ये भरा हुआ। तो यही लेवल लगातार चलते रहता है, तो करंट कैसा मिलेगा, जीरो। डायरेक्शन तो कुछ होगी नहीं, क्यों, क्योंकि जब इसको दबाते हैं तो ऊपर आ जाता है, उठाते हैं तो फिर नीचे चला जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर मिलता रहना चाहिए। तो तब उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी डिजाइन ऐसी बनाते हैं कि जब इसको नीचे करें तो ये पानी में डिप तो कर जाए, लेकिन जब ऊपर उठाए तो उस पानी को वापस नीचे ना जाने दे, बल्कि क्या करे, ऊपर ही लेके आए। तो हमने इसको जब ऊपर उठाएंगे तो ये पानी के अंदर जाएगा, है ना, क्योंकि ये इस तरह से पानी के अंदर चला जाता है, तो पानी इसके ऊपर फिल होके, जो यहाँ वाला पानी है वो ऊपर आ जाता है। और जब इसको ऊपर उठाते हैं तो ये वाले जो ये पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर पानी का प्रेशर होता है, ये इसको ओपन करता है, जिसकी वजह से पानी ऊपर आती है और हमारे इस ट्यूब से पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो तुमने देखा होगा इसका फ्लो किस तरह से रहता है। पानी का फ्लो लगातार एक सा नहीं आता, बल्कि क्या होता है, कभी पानी बहुत ज्यादा आगे आ जाएगा, कभी बहुत धीरे। जब आप जैसे ही तेजी से दबाओगे तो पानी बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर कम हो गया, फिर से आप नीचे लेके जाओगे, फिर दबाओगे, फिर पानी। तो फ्लक्चुएशन होता है या नहीं, क्वांटिटी में फ्लक्चुएशन होता है। अगर हम इसको ग्राफ को देखें तो देखो, नीचे दबाते हैं, नीचे दबाने पर पानी पहले क्या हो रहा था, पहले ग्राफ ऐसे मिल रही थी, कोई फायदा नहीं था, जितना मैक्सिमम फिर मिनिमम भी हो रहा है, क्योंकि वापस नीचे भी जा रहा था, हमें कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया,
पानी को हमने ऐसा कर दिया कि आएगा लेकिन वापस नहीं जाएगा, क्या लगा के? बॉल्व लगा के। मोटर के केस में यहाँ क्या बोलते हैं उसको? बॉल्व, वाल बोल देते हैं जिसको सिंपल वे में। तो ग्राफ हमें ऐसे मिलेगी, मिल रही थी जो पहले, अब वो ग्राफ कैसी मिलेगी? अपोजिट डायरेक्शन वाली नहीं मिलेगी, बल्कि क्या मिलेगी? इस तरह से। मीन्स एक ही डायरेक्शन में हमें वैल्यू मिलती जाएगी बार बार। हाँ, फ्लक्चुएशन इसमें रहेगा। तो इस तरह से रहता है। इसी तरह से हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो काम ये हैंडपंप करता है, अच्छा इसकी जगह अगर समरसेबिल होता, अगर समरसेबिल होता तो समरसेबिल की पाइप आपने देखा होगा, मोटर से निकलते टाइम जब वो पाइप बाहर आती है तो उस पानी की कांस्टेंट क्वांटिटी में आता है। वो पानी कम ज्यादा नहीं होता, वो कांस्टेंट और आता ही रहता है, डायरेक्शन एक रहती है। यहाँ पे डायरेक्शन तो एक हो गई लेकिन फ्लक्चुएशन था। तो मैंने भी तुम्हें बताया था कि डायरेक्ट करंट कितनी तरह की होती है? दो तरह की, एक तो ये वाली और दूसरा ये वाला। बताया था भी कि अगर हम टाइम ले लें और ये करंट और ये टाइम, तो एक तो ये वाला है और एक ये। इसी तरह से जैसे पानी की क्वांटिटी का भी बताया मैंने, समरसेबिल वाला पानी कांस्टेंट मिलता है, कांस्टेंट क्वांटिटी, और इसका फ्लक्चुएट करता है। तो हैं दोनों एक ही डायरेक्शन वाले, बाहर आ रहे हैं। पहले वॉल्व नहीं था तो नीचे भी जाती थी, वॉल्व लगाने से ऊपर ही आ रही है। वहां पे भी ऊपर रहती है, जब शुरू करते हैं तो वहां पे वॉल्व लगा के रखते हैं, वरना तो पानी देखा होगा बॉल होती है, बॉल टाइप की होती है, बॉल में अगर कभी किसी बच्चे ने देखा होगा, और जब पानी को लेते हैं तो वो बॉल यहाँ से ऊपर चली जाती है, लेकिन जब पानी का प्रेशर वापस आता है तो ये बॉल यहाँ पे आके अटक जाती है, पानी को नीचे नहीं जाने देती। हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ खींचना होता है तो ये बॉल यहाँ से उठ के अलग आ जाती है, यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। हाँ, यहाँ कुछ ब्लॉकेज रहती है जो बॉल को बाहर नहीं निकलने देती, लेकिन जब वापस बंद हो जाता है समरसेबिल तो ये बॉल वापस प्रेशर, क्योंकि पानी वापस से जाता है नीचे, तो ये यहाँ आके अटक जाती है, जो पानी को जाने नहीं देती। तो इसी तरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी में भी एक वोल्व टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं डायोड, डायोड वोल्व। और ये डायोड क्या होता है? ये भी डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन को फिक्स कर देता है। जो मैंने अभी बोला था ना कि मान के चले हमारा यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हमने क्या किया, करंट को ले रहे हैं इस वे में, तो प्राइमरी के अंदर हमने करंट फ्लो किया, इसमें इंड्यूस होता है और इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? हाफ राउंड में ऐसे, फिर हाफ में ऐसे एक्सलेट करती है वैल्यू, डायरेक्शन भी एक चेंज होती है। तो कैसी करंट बोल रहे हैं? ऑल्टरनेटिंग। अभी ग्राफ बताया था कैसा होता है, ये देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने टर्मिनल लिया है, एक टर्मिनल ये, एक ये। पहले राउंड में करंट ऐसे जाएगी तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब दूसरे राउंड में ऐसे जाएगी इस तरह से, देखो पहले राउंड में ऐसे गया है करंट तो ये पॉजिटिव, दूसरे में ऐसे, बोले सर अभी भी पॉजिटिव, लेकिन प्रॉब्लम तो वहां की भी है। ये इस तरह से लेना होगा, एक टर्मिनल ये, एक ये। पहले राउंड में जब ऐसे गया है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन जब ये आएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमने क्या किया, एक टेक्निक ऐसा यूज की कि ताकि हमारा एक टर्मिनल हमेशा इस केस में भी, मींस ऑल्टरनेटिंग के केस में भी करंट हमें मिलती रहे। देखा होगा हमारे घर में करंट लगातार आ रही है बच्चों, करंट तो ऑल्टरनेटिंग ही है, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, वैल्यू इसकी फ्लक्चुएट करती है, जो घर में आने वाली करंट है इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन करंट डीसी बना लिया है इसको, बोला एसी जाएगा क्योंकि वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। डीसी सही जो डिफाइन है डीसी की वो क्या होती है, जिसके लिए ग्राफ ये वाली मिलती है, whose direction remains constant, whose direction remains same but value also remains constant, जिसकी वैल्यू भी कांस्टेंट बनी रहे उसको हम कैसा बोलते हैं, डीसी। दूसरा ये वाला जो मैंने बताया था
इसको बोल देते हैं डायरेक्ट करंट है कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या है जिसमें वैल्यू चेंज होती है, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स कर दी ना। उसी तरह की करंट अब हम यहाँ बनाएंगे। वो क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वायर को लेते हैं, दोनों को कनेक्ट किया, और यहाँ इतने बड़े कॉइल के लिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखो इसमें करना क्या है, जब आपकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी तो करंट ऐसे आए, और जब ऐसे रहेगी तो ऐसे। तो अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये हो गया होगा तुम्हें, जब करंट की डायरेक्शन ऐसे रहेगी ऐसे, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो, क्योंकि जाने वाला तो यहां से भी है, तो ये इसका क्या रोल रहेगा। इसीलिए हमने क्या करते हैं, रास्ते में दो वॉल लगा देते हैं। इनको क्या बोलते हैं, चैप्टर 14 में पढ़ोगे आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, डायोड लगाते हैं। और इस डायोड का काम ये होता है कि ये अपने पीछे से आगे तो करंट को फ्लो होने देता है, लेकिन अगर करंट ऐसे आएगा तो उसको नहीं जाने देगा। फिर से मेरी बात को समझो, मैंने बोला करंट की डायरेक्शन जब ऐसे होगी तो इधर से तो जाएगा वो, लेकिन जब, क्योंकि प्रेशर इधर भी आएगा उस करंट का, करंट इधर भी आएगा, तो ये उसको इधर से पास नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता, इसका रीजन है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का केस होता है, वो जो सब पढ़ोगे वहां पे समझ आएगा। तो जब इस तरह से करंट की डायरेक्शन होगी, वो इधर से नहीं जाने देगा। जब वापस करंट नेक्स्ट हाफ राउंड के लिए ऐसे वाली डायरेक्शन होगी, तो अब ये उसको परमिट करेगा, ये उसको परमिट नहीं करेगा। तो कंटिन्यू हमें क्या होगा, लगातार हमारा ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बना रहता है। तो हमने क्या बना लिया है, इसी ऑल्टरनेटिंग को हमने क्या बना लिया, डीसी डायरेक्ट करंट बना लिया। तो इस तरह से ये हम यूज करके हम क्या बना लेते हैं, घर में इन्वर्टर वगैरह होती है ना, अप्लायंस बैटरा होता है, सोचा होगा कभी, आपकी एसी है लेकिन बैटरी में आके तो वो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है और एक फिक्स डायरेक्शन मिलती है। तो कैसे बनाते हैं, इस तरह की अप्लायंस को यूज करके हम वहां पे इसको डायरेक्ट बना लेते हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस एंड डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस, जिसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, उसको हम कैसी करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ग्राफ कैसी होती है, ये वाली, ये वाली है। और जो मैंने अभी अप्लायंस बताया था, तो वो क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में रखता है, तो ये नीचे वाले जो पोर्शन है ये गायब हो जाते हैं। देखो ग्राफ ऐसे था पहले, पहले ग्राफ हमारा ऐसे था। अब जब हमने वो वाला टेक्निक यूज किया तो क्या हो जाएगा, ये वाला तो रहेगा, ये नीचे वाला भी कहां चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स कर दी थी, और ये ऑल्सो है ही, ये ऊपर से जाता ही है। तो नीचे वाला भी ऊपर बन जाता है, और हम इसको क्या बना देते हैं, डायरेक्ट करंट बना देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। अच्छा, फॉर्मूला क्या किया था लास्ट चैप्टर में, हमने किया था जब जनरेटर को पढ़ा था, कितनी होती है इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरह से आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा आपने पढ़ा है 2 पाई एफ, एफ से मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। एक सर 1 सेकेंड में 1/t ये बोल सकते हो। वन बाई टी भी बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी को। और या इसका फॉर्मूला, चलो उसको देखें, 2 पाई एफ की जगह क्या बोलोगे, अपॉन टी, सिंस फ्रीक्वेंसी का टाइम पीरियड उल्टा होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑसिलेशन में जो टाइम कैलकुलेट करता है। वन ऑसिलेशन का मतलब क्या, कि एक राउंड में, मैंने बताया ना आर्मेचर, कि 1 राउंड में जितना टाइम लेगा, वो 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा, ठीक है।
तो ये होगा 2 पाई एफ या 2 पाई अपॉन टी, तो वहां पे भी इक्वेशन इसी तरह से आ जाएगी, ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी, या क्या हो जाएगी ई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल, इस तरह से, या तो ये या ये। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने किया था ओमेगा इक्वल टू 11th क्लास में, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ, एंगुलर वेलोसिटी भी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से ये हमारे फॉर्मूले 2 कर चुके हो। किस तरह से कराया था, इसके लिए कई सारी कंडीशन भी बताई थी कि मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, तो फिगर बनाया था अलग अलग इस तरह से। फर्स्ट के लिए कि अगर हमारी आर्मेचर कैसी होगी 0 डिग्री पर होगी, देखो ये वाला, अगर हमारा थीटा क्या होगा 0। दूसरी वाली बार बताया था ये कि नॉर्मल इसका कैसा होगा 90। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज ये वाली है, तो इसके लिए कई सारे फिगर बनाए थे, वो लास्ट वीडियो में हमने कर चुके हैं। तो अलग अलग कंडीशन में कि करंट कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा और कब नेगेटिव में भी चला जाएगा, तो इस तरह से ये सारी वैल्यू हमें मिलती हैं। इसके बाद इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा, तो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारा कुछ करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड जानते हो क्या होता है, 11th में पढ़ा था, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये एक इक्वेशन किया था, याद आ रहा होगा। इस तरह से कि किसी सर्कुलर मोशन में उसके फुट पॉइंट को ले, मान के चलो यहाँ पे ये ऑसिलेशन करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, और इसका सेंटर पॉइंट यहां से, और ये पॉइंट है, ये इसका डायमीटर। तो कोई बॉडी यहां से कुछ टाइम के बाद यहां आती है ना, कुछ एंगल रोटेट होके, तो इस तरह से। तो ये वाइब्रेशन के थ्रू हमने एक इक्वेशन ये पढ़ा था, ये वाई क्या था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे वाई क्या था डिस्प्लेसमेंट, और जब ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाता था यहां तक, इसको क्या बोला जाता था एम्पलीट्यूड, जो यहां पे है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फिर से याद करेंगे, मान के चले कोई बॉडी यहां पे चलती है, उसके रेस्पेक्ट में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जब बॉडी यहां है तो उसका फुट पॉइंट सपोज यहां, बॉडी यहां तो उसका फुट पॉइंट यहां पे, जब बॉडी यहां पे आती है उसका फुट पॉइंट, और जब यहां पे तो फुट पॉइंट यहां, और जब लास्ट में यहां तो बॉडी भी यहीं पे, फुट पॉइंट भी यहीं पे, लगातार। फिर जब वो ऐसे आती है, फिर यहाँ पे फुट पॉइंट यहाँ, बॉडी यहाँ पे, तो हमने देखा बॉडी तो सर्कुलर ट्रैक पे चलती है, उसका फुट पॉइंट एक लीनियर रास्ते पे मोशन करता है, किसके टू एंड फ्रो सेंटर पॉइंट के। बॉडी सर्कुलर मोशन करती है और उसका फुट पॉइंट डायमीटर के अलोंग मोशन करता है। तो ये किस तरह की मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है ना। तो और वाइब्रेशन किसके अबाउट होता है, ओ पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ओ के टू एंड फ्रो मोशन करती है बॉडी, बार बार इधर उधर। उसी तरह से इसमें देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है यहां से लेके यहां तक, जो इसकी रेडियस है भाई, डायमीटर का हाफ अगर हम बोल दें तो डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस। तो यहाँ पे हमने 11th में ए बोल देते थे, या y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। आर का मतलब क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड पढ़ा है आपने, क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आइदर साइड ऑफ द ओरिजिन ऑफ द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो उसी तरह की इक्वेशन तो हमने पढ़ी है ईएमएफ की टर्म में, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, देखना है उसी तरह की है क्या। और दूसरी इक्वेशन थी I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी।
दो इक्वेशन हमने जो पढ़ी है करंट की टर्म में और ईएमएफ की टर्म में, दोनों इसी तरह की हैं। तो जिस तरह से वहां पर डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां पर डिस्टेंस की टर्म में था ये वाइब्रेशन, डिस्टेंस कभी कम कभी ज्यादा, किसके अबाउट, टू एंड फ्रो के, किसी पॉइंट के अबाउट। जब मैक्सिमम हो जाता था डिस्प्लेसमेंट उसको एम्पलीट्यूड बोलते थे, वरना तो एट अ टाइम किसी भी टाइम पर जो होता था उसको डिस्प्लेस। अब ये वाई ऊपर ही नहीं होके, कई बार अगर बॉडी यहां होती तो कहां होता, ये वाई ये भी होता, तब उसको नेगेटिव में लेते। उसी तरह का तो अभी ग्राफ हमने ड्रॉ किया ये वाला। अब अगर हम इस मोशन को ग्राफिकल वे में इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से रिप्रेजेंट करना होगा वो जरा समझना है। समझ आ गया ना? जिस तरह से ये इक्वेशन है उसी तरह से हमारा ईएमएफ और करंट के लिए भी इस तरह की इक्वेशन बनती है। अब इसको किस तरह से समझेंगे जरा देखो जरा। मान के चलते हैं हमारी कोई बॉडी वाइब्रेशन करती है, करंट को हमने लिया यहां पर, करंट की वैल्यू को हमने उसी तरह से दिखाया है, दो वेक्टर लिए हैं। दो वेक्टर कौन कौन सा, एक ईएमएफ के लिए एक करंट के लिए। एक बात और याद रखना बच्चों, हम दो वेक्टर लेके इनकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कौन कौन से, वोल्टेज और करंट। वोल्टेज का वेक्टर हमेशा बड़ा लेते हैं और करंट का वेक्टर हमें कुछ छोटा लेते हैं, उसकी लेंथ छोटी लेंगे। और ये दोनों किस पे चलते हैं, सर्कुलर रास्ते पर, ऐसे एक बड़ा वाला हो गया और एक छोटा, है ना। जैसे वहां पे था, यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू होगी ये हमारी क्या होती है, V या बोले E, और यहां से लेके यहां तक की जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, I। लेकिन ये वाली वैल्यू क्या है बच्चों, इस वैल्यू को कौन सी वैल्यू बोलोगे, I। ये जो जहां तक वेक्टर आ रहा है I नोट, और इस वैल्यू को क्या बोलोगे, V नोट या E नोट। V नोट E नोट क्यों बोला मैंने, या I नोट क्यों बोला? इस इक्वेशन को फिर से ध्यान से देखो, I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। इसमें तुम्हें ये बताया था कि I नोट की वैल्यू क्या थी, N A B, NAB तो था, जिसको हमने बोल दिया था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। पूरी इक्वेशन थी आपकी I इक्वल टू NAB साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम कब होगी, I की वैल्यू जब साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा, और 1 होता था तो I क्या बचता था, केवल NAB। उस कंडीशन में हम क्या बोल देते थे इसको, I नोट बोला था मैक्सिमम वैल्यू को। मैक्सिमम वैल्यू करंट की क्या बोली थी तब, NAB। कब, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितना थी, 1, तब I नोट बोला। अब NAB की जगह हमने क्या पुट किया, I नोट, तो क्या बनता है इस तरह से। और तुम्हें पता है ये करंट वेरी कर रहा था, करंट वेरी करेगा या नहीं भाई। अगर ये वेक्टर यहां होता तो करंट यहीं पे था, वेक्टर की लोकेशन यहां होती तो करंट का डिस्प्लेसमेंट ये होता। अगर वेक्टर का रोटेशन यहां होता तो फिर करंट